किताब में। धन्यवाद। और राष्ट्रगान। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। आप सभी से निवेदन है आप अभी अपनी जगह पर बैठे रहे। हमारे महामहिम महोदय और माननीय अतिथियों का प्रस्थान होने दें और आप सभी यहाँ बैठे। आप सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था है। आप सभी अपनी जगह पर बने रहे हमारे साथ। मैं हेडिंग किया कि अब कोई काम नहीं है, अब आपका मुद्दा खत्म हुआ। ठीक है, हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा कि राष्ट्रवाद से राष्ट्रवाद तक है। मतलब काम हम भी राष्ट्रवादी का भी कर रहे हैं, समाजवादी का कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, दलितों के लिए कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए कर रहे हैं। तो फिर वो कौन सा सिद्धांत? वो तो सब सिद्धांत इसी राष्ट्रवाद में सम्मिश्रण है। तो इसलिए हमको ख्याल आया कि किताब मैं लिखूं और कोरोना काल के बीच में हमने इसको और लिखा। अब प्रभात प्रकाशन को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इसको। आपकी पहली पुस्तक है? मेरी ये तीसरी पुस्तक हो। ये तीसरी पुस्तक। पहली पुस्तक हमारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी पर, और जब 23 वर्षों के बाद पंचायती राज हुआ था तो मैंने एक किताब लिखी थी, पंचायती राज के सपने और सच्चाई। मतलब जो सपना है क्या सच्चाई में उतर रहा, आज के डेट में धरातल पर उतरा। लेकिन उन दिनों तो ये तीसरी मेरी पुस्तक है। ये पुस्तक आपने ही लिखी है? जी मैंने ही लिखी है। भी कुछ लोग नहीं, देखिए मैंने वो भाषण लंबा होने के कारण नहीं बोला। मैं इसके हेडिंग के लिए भाजपा के बड़े नेताओं से डिस्कस, फिर संघ के कार्यकर्ताओं से डिस्कस। उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको समरस समाज दीजिए। तो मुझे लगा कि जो मैं बड़ी द्वंद्व में पड़ गई हेडिंग को लेकर। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिली कि भाई अब इसको हेडिंग क्या हो, लेकिन अंततः मुझे लगा कि जो प्रधानमंत्री जी का जो समाजवादी और राष्ट्रवादी यात्रा है, इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं लिखूंगी। और कुछ लोगों ने राय दिया कि आप सीधे लिखिए राष्ट्रवाद से समाजवाद की यात्रा। एक बात बताइए कि इसलिए बस हेडिंग नरेंद्र मोदी जी पर ये जो पुस्तक लिखी गई है, इसके क्या उनके बचपन काल से लिखी गई है या बीच में? जी नहीं, मैंने बचपन काल में लिखी तो बहुत लंबी हो जाती। बचपन काल जन्म क्या जी प्रणाम। तो इसको हमने केवल राजनैतिक जो काल से जो जुड़े गए हैं उसी को हमने। गुजरात में जब से मुख्यमंत्री रहे होंगे तो? नहीं, गुजरात से नहीं, जब से ये प्रधानमंत्री बने उसके पहले भी इनका क्या क्रियाकलाप रहा, कार्यकर्ता रहे और क्या इनकी सोच रही। कीमत क्या है मार्केट में सर? मार्केट में तो अभी 400 प्रकाशक ने लगाया है, बाकी आज तो कुछ। कितने पुस्तकें अभी तक छापी गई है? अभी तो प्रकाशक बताएंगे। जी आपने? हाँ, जी जी, अभी कुछ रखे हैं वहाँ, स्टॉल लगाए हैं, इसलिए कुछ लोगों को मैं दे भी रही हूँ और कुछ लोग खरीद भी रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद, आप लोग आई, इतना समय दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोग जब आ जाते हैं तो किताब का प्रचार प्रसार होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विद्यार्थी प्रमोशन किए हैं और यहाँ पर जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम उषा मैम के पास पहुँचे हुए हैं और ये पालीगंज की विधायक रह चुकी हैं और अभी लगातार इनका एक पूर्ण पुस्तक निकला है जो कि पुस्तक विलोचन कार्यक्रम, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं यही कहना चाहूँगा कि इनका जो पुस्तक है ये तीसरी बार इन्होंने फिर से लिखा है, इनका तीसरा पुस्तक है। और की आवश्यकता नहीं है, हम राष्ट्रवाद से ही विचार करते हैं। भले नरेंद्र भाई मोदी अपवाद कैसे होंगे, उनकी तो पूरी जीवनी अगर देखे जाए, उनका जीवन
इस राष्ट्रवाद की विचारधारा में ही पाला पोसा है। कहीं पर दूसरा विचार ही उनके मन में आ नहीं सकता। मेरा सौभाग्य रहा कि उनको कई बार मिलने का, और कई विषयों पर थोड़ा मैं तो विचार बंधन हुए नहीं, तो उनसे क्या मैं विचार विमर्श करूंगा। परंतु कभी कभी ध्यान में आता है कि किस मिट्टी का यह आदमी बना हुआ है, क्या सोच है इनकी। समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़ा रहने वाला जो आदमी है, उसका विचार इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी जब करता है तो लगता है सभी को, जिसको हम समाजवाद कहें और कुछ कहें, सभी इस मनुष्य के विचारों में अंगीभूत है। इसमें यहाँ सभी और क्या नहीं है। मैं यहाँ आने से पहले हिमाचल में था और अपने कार्यकर्ता का कैसा ध्यान रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण है, वहां उनका एक मंडी में कार्यक्रम होने वाला था और मंडी के कार्यक्रम में वहां सब तैयारियां हो चुकी थी और उसके पूर्व मैंने उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मैसेज भेजा, एक संदेश भेजा था कि मुझे आपसे 5 मिनट के लिए समय चाहिए जब आप मंडी में आएंगे। दुर्भाग्यवश उस दिन प्रधानमंत्री जी आ नहीं सके। बहुत जोर से तूफान आया, ओले पड़े, बाद में शाम को फिर बरसात आ गई, धुआंधार बरसात हो गई और इसी कारण वहाँ का कार्यक्रम भी रद्द हुआ। बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था और नरेंद्र भाई मोदी वहाँ आ नहीं पाए। ठीक उसके 1 महीने बाद वहाँ के बिलासपुर में आ गए। वहाँ एम्स का नया हॉस्पिटल जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसी का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री करने आए थे। ऐसे अपने देश में कभी होता नहीं था कि जिसने शिलान्यास किया वही उद्घाटन के लिए आएंगे। 10, 12, 20 वर्ष के बाद जो कोई होगा वो आता था, परंतु इस व्यक्ति के कारण ही शिलान्यास उन्होंने किया था और उसी का उद्घाटन भी वो करने आए थे। जैसे ही वो वहाँ से उतरे, चंडीगढ़ से चौपर से वहाँ उतरे, बिलासपुर में वहाँ बनाया था, तो तुरंत उनके एक आदमी मेरे पास आ गए और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप उनके साथ गाड़ी में बैठे। तो मैं बैठ गया उनके साथ गाड़ी में। पहला प्रश्न प्रधानमंत्री जी का क्या था, नरेंद्र भाई मोदी जी का, हाँ भाई राजन जी बताओ क्या काम था। मंडी में तो उस दिन में आ नहीं पाया, लेकिन काम क्या था। 1 महीने के बाद भी इतनी सतर्कता कि एक आदमी ने आपको 1 महीने बाद पहले पूछा था कि मुझे मिलना था, और जैसे ही आप हेलीकॉप्टर से उतरे वहां तुरंत पूछते हैं कि उस दिन का काम क्या था। काम वैसे कुछ था ही नहीं, जो था मैंने उनको बता दिया। परंतु इतना ध्यान एक छोटा कार्यकर्ता के बारे में रखना और इतने उच्च पद पर बैठने वाला आदमी जिनके सामने बहुत सारे वैसे कामकाज पड़े हुए होते हैं, एक छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं। जब मुझे हिमाचल में जाना था राज्यपाल करके, तो सवेरे 7 बजे मुझे उनका उन्हीं का फोन आ गया। 7 बजे में से मैं वैसे 6 बजे उठता हूँ, आज भी वही मेरा कार्यक्रम होता है और बाद में थोड़ी ध्यान धारणा और मेरा प्राणायाम वगैरह करना होता है। तो मैं प्राणायाम कर रहा था, इतने 7 बजे उनका फोन आ गया, 7 बजे सुबह। और मुझे बताया तो थोड़े मराठी भी बोलते हैं, वो जानते हैं कि मैं मराठी बोलता हूँ, तो मराठी में मुझसे भाषण किया, बोलने लगे कि मराठी में क्या राजन जी कैसे हैं वगैरह बोला। और बाद में मुझे बताया कल हमने रात को तय किया है कि आपको गवर्नर करके हिमाचल भेजेंगे। एक कार्यकर्ता जब खुद ऐसे उनके सारे इतने सारे अधिकारी थे, वो कह सकते थे और कोई बोल सकता था, तो इनको लगा कि इस आदमी को मैंने कहना है, मैंने बताना चाहिए कि आपको हम हिमाचल प्रदेश का गवर्नर करके भेज देंगे। इतनी सतर्कता,
इतना लगाव अपने छोटे छोटे कार्यकर्ता के प्रति, और वही प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ अधिकारी, वो उनको अधिकारी नहीं मानते। उनसे बात करने के बाद पता चलेगा कि वो उनको कार्यकर्ता मानते हैं, उनको कार्यकर्ता और पुस्तक की लेखिका और 11 भागों में बांटकर इस पूरे किताब को लिखने वाली पालीगंज की पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमती उषा विद्यार्थी जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधान परिषद के सदस्य दिलीप जी, पूर्व मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, अनिल शर्मा जी, अचौल जी, सभी माननीय विधानमंडल के सदस्यगण और बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षाविदों, शिक्षा से जुड़े हुए तमाम साथीगण, राजनीतिक कार्यकर्ता साथी, ये ऐसा विषय है जिस विषय को देखने के बाद, समझने के बाद ही पता चलता है। थोड़ा सा हमको लगता है कि शब्द का हेरफेर कर दी उषा जी आप, समाजवाद से राष्ट्रवाद, ये आपने राष्ट्रवाद से समाजवाद क्यों किया, ये तो पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलेगा। लेकिन हम लोगों को जो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को जब देखते हैं तो लगता है कि समाजवाद से राष्ट्रवाद की हो। और इस देश में दो चीजें उन्होंने स्थापित किया। संघ के कार्यकर्ता के तौर पर संघ के विचारधारा को लेकर देश में लगातार अभियान चलाते रहे। जब पार्टी के सदस्य बने तो उस पर भी राष्ट्रवाद की पूरी शुरुआत जो है 1989 में जब आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी के साथ उन्होंने राष्ट्रवाद का शुरुआत किया, लेकिन उनको देखने के बाद ये समाजवादी, कोई देश में समाजवादी हो, उनको देखने के बाद ओरिजिनल कहीं समाजवाद दिखता है तो वो नरेंद्र मोदी जी में दिखता है। और मैं तो अभी तुरंत मिलकर आया हूं, और मैं जब गया तो पहला शब्द उन्होंने कहा कि मैंने आपकी नौकरी खत्म कर दी। नौकरी तो आपने दी थी और हमारे सर्वोच्च नेता आप हैं। नौकरी क्या, आपने तो प्रतिष्ठा हमारा बढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होना ये अपने आप में किसी कार्यकर्ता की सबसे गौरव की बात है। तो बात के दौरान बहुत सी चीजों पे चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रवाद और समाजवाद दो ऐसे शब्द हैं इस देश को खड़ा करने वाला है। आदरणीय जौहर साहब को भी हम लोग देखते थे जब विद्यार्थी जीवन में थे और हमको तत्कालीन सरकार ने जेल में भेज दिया, तो जौहर साहब के पीछे कुछ कार्य करने का मौका मिला था। तो राष्ट्रवाद के साथ साथ समाजवादी को भी हमने उस दिन पूरी तरह पहचाना था, उसके पहले कर्पूरी ठाकुर जी को। लेकिन ये धीरे धीरे चीजें बदलती गई और आज नरेंद्र मोदी जी ये बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं कह सकता हूं कि जिस तरह के विचारधारा और चीजों को स्थापित करने का काम इस देश में कर रहे हैं, राष्ट्रवाद यही सबसे बड़ा प्रतीक होगा कि जो गरीबों को ही उनकी गरीबी समाप्त करे वही राष्ट्रवाद होगा। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो हम लड़ते हैं, दूसरे से लड़ते हैं। अभी यदि कोई कह दे यहाँ पर कि चाइना से और पाकिस्तान से हमला हो गया, यहाँ सब व्यक्ति भूल जाएंगे कि हमारा कौन जात है, हमारा कौन धर्म है, सब हिंदुस्तान के लिए लड़ने के लिए चले जाए। वो राष्ट्रवाद और समाजवाद को जोड़कर इस देश को निर्माण करने वाला जो थ्योरी है
मेरा मानना यही राष्ट्रवाद और समाजवादी विचारधारा है। लोग अपने लिए जीते, जो दूसरों के लिए जिए, वही समाजवाद है। कुछ लोग कपड़ों पर ही जीवन जीते हैं। कपड़ा, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं सोशलिस्ट बैकग्राउंड का हूं और समाजवादी हूं, कपड़ा यदि ठीक पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मैं तो इसका जीता जाता उदाहरण देखता हूं। कपूरी जी के चोरी पर पूरा विधानसभा के सदस्यों के लिए, विधान परिषद के सदस्यों के लिए एक विधायक का कॉलोनी बना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जिस समय विधायकों ने 37,000 रुपया दिया उस जमीन को लेने के लिए, 2.25 कट्टा, उसी समय सरकार अपने पॉलिसी से 33,000 में 3 कट्टा इसी शहर में देता। लेकिन क्योंकि विचारधारा माथे में घुसा हुआ था सोशलिज्म का, समाजवाद का, वो उससे बाहर नहीं आता। सुविधा लेना, ये हमको लगता है कि समाजवाद को ठुकराने वाला शब्द नहीं, लेकिन राष्ट्रवाद पर जिस तरह चीजों को आज देश में बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं आदरणीय उषा विद्यार्थी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा। महामहिम ने समय दिया, इसके लिए भी विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा। और उषा जी, आप तो राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, कई लोगों ने आपको दूसरा काम भी दिया है, लेकिन मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आज देश के नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किताब आप लिख रहे हैं, इसी तरह और लिखते रहिए और इस देश को एक विचारधारा भी अपने पुस्तक के माध्यम से देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जैसे कि सर आज पुस्तक लिखा गया था और आज प्रोग्राम रखा गया था विधानसभा के अंदर, तो ये पुस्तक सर किस बारे में लिखा गया और क्या कहना चाह रही है पुस्तक? हमारे देश के जो आज पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में बने हैं जो कि हमारा नहीं और एक बार नहीं, चौथा पांचवा राउंड में आज वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर हैं। और हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि आज 75 साल के आज़ादी के बाद इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो कि कम से कम भ्रष्टाचार और इतनी बड़ी आज़ादी, जो आज़ादी आज समझ में आ रहा है लोगों को, जो तब एक आज़ादी का एक मखौटा बनाया गया था कि जैसे पहले के प्रधानमंत्री सिर्फ अपने तक केंद्रित रखते थे कि हम कैसे बड़ा नेता बने और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बेफजूल के चीज़ों में, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद क्या होता है। आज 75 साल हो गया और इतना महान, दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आज तक इससे हम लोग अवगत नहीं थे। मगर आज जबकि हमारा लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ी लोकतंत्र है और राष्ट्रवाद यहाँ नहीं, ये तो, और इसी चीज़ का आज जितना भी हम लोग आज़ाद हुए, लगभग जितना भी बड़े बड़े आज देश वर्ल्ड में डेवलप कंट्री हैं, वो लगभग हमारे ही समय में आज़ाद हुए थे। इवन चाइना के आज गुणगान लोग करता है, हम लोग का लगभग बराबर में वो उसकी आज़ादी हुई है। सिंगापुर हमारे आज़ादी के 15 साल 65 में आज़ाद हुई है। ये लोग आज डेवलप कंट्री बन गए और हम लोग आज भी जब विदेश कभी हम लोग जाते हैं घूमने और इंडिया आके देखते हैं तो बहुत शर्म होता है महसूस। और ये हमारे प्रधानमंत्री करवा रहे हैं हर एक पहलू पर, सफाई सुथरा, हर विकास जो है, कम से कम लास्ट आदमी जो सबसे गरीब इस देश का है उसके पास रोजी रोजगार पहुँचे। कोरोना में 1 साल बंद रही दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड का ऑलमोस्ट, अब तो हम लोग लगभग छुपाए हुए हैं मगर वर्ल्ड का नंबर 1 हम लोग जनसंख्या वाले देश हो गए। 1 साल मिला जुला कर लॉकडाउन चला, कोई भूखे नहीं मरा। ये इस प्रधानमंत्री का सबसे बड़ी क्रेडिट है। कहीं भी अनाज के लिए मारा मारी नहीं हुआ पूरे देश में। आप समझ रहे हैं, 1 साल अगर कोई देश बंद रहेगी
रोजी रोजगार काम धंधा सब, और सब आदमी, एक आदमी जहाँ भूखे नहीं मरा, ये कितनी बड़ी क्रेडिट है। मगर हमारे विपक्षी लोग जो फालतू में बात करते हैं कि अडानी है, ये है वो, अरे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन का एक अलग डर रहा है, उससे पॉलिटिकल वर्ल्ड का क्या मतलब। बिजनेसमैन अपना बिजनेस करेंगे, सही करेंगे, गलत करेंगे। आज पार्लियामेंट हमारा नहीं चलता, उजूल फजूल बातों पर हम लोग का समय, एक सही आदमी के चलते अगर कहा जाता है कि घर का मालिक अगर बढ़िया हो, इतनी बड़ी कोरोना संकट हम लोग जो जेल के निकल गए आज, सिर्फ इसलिए नहीं तो दुनिया हमको तो ताज्जुब होता है। सबसे बड़ी त्रासदी मस्ती अगर आज कोई और प्रधानमंत्री जैसे पहले हमारे यहाँ के होते थे तो इतनी बड़ी त्रासदी इस देश में होती कि दुनिया आज हंसता। आज हमारे देश को पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में किसी कंट्री में आप चले जाइए, आपको एक बार ज़रूर इंडिया बोलते ही मोदी ज़रूर बोलेगा। हम लोग तो जाते रहते हैं अदर कंट्री में, हाँ मोदी जी, इससे एक समझ में आता है कि एक आदमी है कि जो कि सही दिशा में देश को ले जा रहा है और सही दिशा में इस देश का सारा चीज़ चल रहा है। आज हमारे वर्ल्ड का बड़े बड़े लीडर, आज हमारे देश में अभी G20 हमारे कंट्री में हो रहा है। ये G20 हम लोग को पहले नाम ही जब होता था कि कोई इंटरनेशनल समिट वगैरह करने के लिए, तो लोग हंसी उड़ाने लगते थे कि नहीं रोड वगैरह नहीं है, एयरपोर्ट वहाँ नहीं है। आज G20 का लगभग इंडिया का बिहार एक छोड़ दीजिए तो हर जगह उसका समिट हो रही है। अभी अरुणाचल तक में हो गया। ये उससे बड़ी बात है हमारा जो सिक्योरिटी था, आज कश्मीर समस्या ऑलमोस्ट इट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। हाउ दिस मिरेकल हैज़ बीन हैपेंड। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आज ये मिरेकल है कि कश्मीर हमारा समस्या इतना बड़ा। सर का कहना था कि लॉकडाउन में पूरे सर ही नहीं साथ दिया। एक सर और है, मैं उनसे बात करूँगा। नमस्कार, मैं आर्यन चंद्र और आप लोग देख रहे हैं चारे न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ पटना के विधानसभा में। आज ह्यूमन राइट्स के पूरे टीम आए हुए थे। उषा मैम के द्वारा एक नई पुस्तक लिखी गई थी, एक नया प्रयास था जिसमें राष्ट्रवाद के बारे में कुछ लिखा गया था। हम लोग उस पुस्तक को आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन मैं ये कह दूँ कि ह्यूमन राइट्स की पूरी टीम आई हुई थी उषा मैम के लिए। तो आप लोग बिल्कुल देखते रहे हमारे चैनल को, चारे न्यूज़ बिहार। जय हिंद, जय भारत।